नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे ओनली शिक्षा के यूट्यूब चैनल में। डेट है आज की 28 अक्टूबर 2020 और ये है हमारे द हिंदू एडिटोरियल्स का अनाउंसमेंट। तो देखते हैं कि आज हमको द हिंदू के कौन से एडिटोरियल को यहाँ पे डिस्कस करना है। वैसे तो आज हमको 3 आर्टिकल को डिस्कस करना था, लेकिन आज हम सिर्फ 2 ही आर्टिकल को डिस्कस कर पाएंगे। यहाँ पे जो फर्स्ट है उसका नाम है द चैलेंजिंग ऑफ द वॉकिंग द इंडो पैसिफिक टॉक। इस आर्टिकल कंटेस्ट है कि इंडो पैसिफिक पॉलिसीज़। इस आर्टिकल में बोला जा रहा है कि अभी यूएसए और इंडिया की अभी 3rd 2+2 मिनिस्ट्रल डायलॉग मीटिंग हुई। क्वाड्रिलेटरल मीटिंग्स, सिक्योरिटी डायलॉग, कंट्री मीटिंग के बाद में, क्वाड मीटिंग के बाद में इंडो पैसिफिक, जिससे चाइना के बढ़ते थ्रेट को रोका जा सके और जिसमें यूएसए भी एक पार्टनर है, इंडो पैसिफिक जो एक अलायंस पार्टनर है। इंटरनेशनल कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशन द्वारा आज फिर इंडिया को बहुत बड़ा रोल प्ले करना है। इन स्ट्रेटेजिक डायलॉग में बोला जाता है कि सन 2000 में इंडिया के लिए वर्ल्ड ये एक्सपेक्टेड करता था कि आने वाले 10 सालों में इंडिया का एक बहुत बड़ी इकॉनमी पावर बनेगा, लेकिन इंडिया उस गोल को अभी तक अचीव नहीं कर पाया है। आज इंडिया द्वारा एक्सपेक्ट यह किया जा रहा है कि आज इंडिया पर जो थ्रेट है चाइना का, आज इंडिया काफ़ी स्ट्रेटेजिक मिलिट्री काफ़ी स्ट्रेंथन हुआ है, तो इंडिया आज चाइना के अगेंस्ट चार्ज लेने में सक्षम हो पाएगा इस डायलॉग क्वाड इंडो पैसिफिक पॉलिसी से। इंडो पैसिफिक पॉलिसी ये एक पॉलिटिकल इकोनॉमिकल को बढ़ाने के लिए पॉलिसी है इसके मेंबर कंट्रीज़ की, जबकि क्वाड एक स्ट्रेटजिक और मिलिट्री एक्सरसाइज है जिसे इंडिया, यूएसए, ऑस्ट्रेलिया और जापान की, जिससे क्वाड एक्सरसाइज से चाइना के दबदबे को कम किया जाएगा। ये चारों कंट्रीज़ एक दूसरे से इंटरलिंक्ड हैं इस एक्सरसाइज में, लेकिन सभी के अपने अपने इंटरेस्ट हैं और यही क्वाड मेंबर्स कंट्रीज़ भी इस इंडो पैसिफिक की मेजर स्टेट्स हैं, मींस की मेजर कंट्रीज़ हैं इस इंडो पैसिफिक रीजन में। आज क्वाड और इंडो पैसिफिक के द्वारा चाइना को कंट्रोल किया जाएगा और जितनी भी इन एक्सरसाइज की कंट्रीज़ की लोकेशन पॉलिसीज़ सब इंडिया के ऊपर ही बनाई गई है। आज कंट्रीज़ के बीच में उनके द्वारा ये क्वाड इंडो पैसिफिक को बनाना, जिसका मकसद होगा चाइना को रिमूव करना। अगर चाइना को इन एक्सरसाइज पॉलिसी से हटा दिया जाता है तो शायद कोई भी मतलब नहीं बनता इस क्वाड और इंडो पैसिफिक को बनाने का। और अगर इन पॉलिसी से इंडिया को हटाया जाता है तो इन एक्सरसाइज पॉलिसीज़ को चलाया ही नहीं जा सकता। बोला जाता है कि इंडो पैसिफिक और क्वाड कुछ जगहों पर एक दूसरे से अलग भी हैं, जैसे कि पॉलिटिकल इकॉनमी के लिए इस इंडो पैसिफिक को बनाया जा रहा है और क्वाड को सिर्फ मिलिट्री बेसिस पर बनाया गया। इस इंडो पैसिफिक के द्वारा ही इकॉनमी को ग्रो किया जाएगा इन मेंबर कंट्रीज़ के बीच में, इंडो पैसिफिक रीजन में, जहाँ पर चाइना को इकॉनमी वे में रोका जाएगा। और जो क्वाड एक्सरसाइज है उसे कह सकते हैं कि वो एक एंटी चाइना एक्सरसाइज है, जिसमें सिर्फ चाइना को टारगेटेड किया जाएगा मिलिट्री विज़न द्वारा, लेकिन इंडो पैसिफिक की पॉलिसी द्वारा भी चाइना के दबदबे को कम किया जाएगा रीजन से। लेकिन इकॉनमी में क्वाड एक्सरसाइज द्वारा मेंबर स्टेट्स के द्वारा जॉइंट एक्शन लिए जाएंगे चाइना के अगेंस्ट में। लेकिन पास्ट में भी क्वाड एक्सरसाइज को लाया गया था, लेकिन चाइना द्वारा उस पर एग्रेशन दिखाना, जिसके कारण उस एक्सरसाइज को बंद कर दिया गया था। लेकिन आज इस क्वाड का बेनिफिट तब होगा अगर चाइना अपना एग्रेशन, गुस्सा कितना भी दिखाता रहे, लेकिन मेंबर स्टेट द्वारा उस चाइना को कंट्रोल किया जाए, इस एक्सरसाइज को दोबारा बंद ना किया जाए, कहीं फिर से चाइना के डर से इस एक्सरसाइज को बंद कर दिया जाए। आगे बोला जाता है कि इंडो पैसिफिक को लाना इकॉनमी के लिए, जिससे चाइना को इस रीजन से निकाला जाए, लेकिन इंडो पैसिफिक की पॉलिसी शायद उतनी मजबूत ना हो जो चाइना के बेल्ट और रोड इनिशिएटिव को टक्कर दे पाए, क्योंकि चाइना दूसरी कंट्रीज़ के साथ इस पॉलिसीज़ को ज़्यादा इस्तेमाल में लाता है। बेल्ट और रोड इनिशिएटिव एक काफ़ी एडवांस पॉलिसी है, जिससे चाइना की इकॉनमी को एक स्ट्रेंथन मिलती है और इंडो पैसिफिक की बहुत सारी कंट्रीज़ को ब्री बोलते हैं, जैसे बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव ब्री की मेंबर्स कंट्रीज़ हैं। ब्री एक चाइनीज़ प्रोजेक्ट है जो चाइना का यूनिलेटरल प्रोजेक्ट है। ब्री जो चाइना द्वारा अपनी मर्ज़ी से चलाया जाता है, जिससे चाइना एक कंट्री में घुसकर अपना दबदबा बनाता है, वहाँ पर ब्री बनाकर उस कंट्रीज़ पर इकॉनमी बर्डन डालकर। आगे बोला जाता है कि आज इंडिया द्वारा इंडो पैसिफिक को ज्वाइन करना, जो पॉलिटिकल इकोनॉमिकल बेस पर बनाया गया इंडो पैसिफिक को, लेकिन जिसमें उन मेंबर कंट्रीज़ की इकॉनमी पार्टनरशिप मजबूत होनी चाहिए इस स्ट्रैटेजी को चलाने के लिए, जिसमें स्ट्रैटेजिक टॉक और मिलिट्री कोऑपरेशन हमेशा वर्क नहीं करेगा कुछ जगहों पर। आज इंडिया द्वारा इकॉनमी के लिए इंडो पैसिफिक के में पार्टिसिपेट करना, लेकिन इससे पहले भी एक पॉलिसी थी जो इकॉनमी के लिए बनाई गई थी, रीजनल कॉम्प्रिहेंसिव इकॉनमी पार्टनरशिप पॉलिसी, जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट कराती है मेंबर कंट्रीज़ के बीच में, लेकिन जिसे इंडिया द्वारा ज्वाइन ही नहीं किया गया था रीजनल में।
जिससे शायद उस एग्रीमेंट से, उस पॉलिसी से इंडिया की इकॉनमी को पुश किया जा सकता था। इस पॉलिसी में इंडिया का पार्टनर ना बनना, जिससे इंडिया में पॉलिटिकल में काफ़ी क्रिटिसिज्म हुआ सेंटर का इंडिया की गवर्नमेंट में, जिससे आज इंडिया और चाइना के ट्रेड में काफ़ी अंतर है इंडो पैसिफिक की कंट्रीज़ के साथ में, जिसमें चाइना एक RCEP का मेंबर कंट्री है। का बहुत बड़ा गैप है चाइना के मुकाबले उन मेंबर कंट्रीज़ के साथ में जो कंट्रीज क्वाड और इंडो पैसिफिक की मेंबर स्टेट्स हैं। इसी गैप से आज चाइना ने अपना दबदबा बना रखा है इन रीजन्स में। इंडिया द्वारा RCEP को ज्वाइन ना करने से, जिससे चाइना द्वारा उन रीजन्स को कवर कर लिया गया था इकॉनमी के लिए, जिससे चाइना का ट्रेड काफ़ी ज़्यादा है इंडिया के आसपास की कंट्रीज़ में। इंडो पैसिफिक की जितनी भी मेन कंट्रीज़ हैं उनके सब के बायलैटरल फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स है, और जैसे कि बोल सकते हैं कि इंडिया का कोई भी फ्री ट्रेड एग्रीमेंट नहीं है उस इंडो पैसिफिक की मेंबर कंट्री। जैसे ऑस्ट्रेलिया के साथ कोई फ्री ट्रेड एग्रीमेंट नहीं है, न्यूजीलैंड, USA, बांग्लादेश, मालदीव के साथ में। लेकिन इंडिया का फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है साउथ कोरिया, एशियन एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन के साथ में, जापान, श्रीलंका के साथ में। अगर हम चाइना की बात करें तो चाइना का उन सभी कंट्रीज़ के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है जिन्हें USA द्वारा सैंक्शन लगाए गए हैं। लेकिन चाइना का अभी कोई भी फ्री ट्रेड एग्रीमेंट नहीं है बांग्लादेश के साथ, और श्रीलंका के साथ में भी चाइना अभी एग्रीमेंट्स को ला रहा है श्रीलंका के साथ में, और ट्राइलेटरल फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स को भी लाया जा रहा है चाइना, जापान और साउथ कोरिया के बीच में। तो कह सकते हैं कि आज चाइना का ट्रेड इन कंट्रीज़ के साथ काफ़ी है, जिससे चाइना इन कंट्रीज़ के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, और चाइना के साथ इनके ट्रेड को हटाने के लिए बहुत ज़्यादा समय लगेगा। तो कह सकते हैं कि आज USA द्वारा इंडो पैसिफिक को लाना जो शायद उतना वर्क ही नहीं करेगा, जिससे इन रीजन में कुछ बदलाव आए चाइना के दबदबे को लेकर। आगे बोला जाता है कि इंडिया की इकॉनमी में अच्छी पार्टनरशिप नहीं थी इन रीजन्स में, जो काफ़ी इनसफिशिएंट रही, जिसके कारण इंडिया की स्ट्रैटेजिक मिलिट्री में भी इंडिया काफ़ी ज़्यादा वीक है इस रीजन में। लेकिन दूसरी साइड चाइना एक डिफेंस वेपन्स का बहुत बड़ा सप्लायर है इस रीजन में, जहां पर चाइना द्वारा बांग्लादेश, म्यांमार, श्रीलंका, इंडोनेशिया, मलेशिया, थाईलैंड हर किसी को वेपन्स प्रोडक्ट सेल किए जाते हैं, जिससे इंडिया बहुत कम ना के बराबर स्केल पर सेल करता है वेपन्स को, जिसका कोई भी डिफेंस डायलॉग नहीं है, जिस जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज हैं इस रीज़न से। आज इंडिया का रोल काफ़ी अहम है इंडो पैसिफिक में, लेकिन वो तभी इम्पोर्टेंट रोल होगा इंडिया का जब तक इंडिया इन मेंबर्स कंट्रीज़ का एक इकॉनमी पार्टनर नहीं बनता चाइना की तरह। आज इस कोविड-19 में इंडिया की इकॉनमी काफ़ी ज़्यादा स्लो डाउन हुई है, और जहाँ पर इंडिया में उस RCEP के एग्रीमेंट के प्रपोज़ल को भी लाया ही नहीं गया, जिससे इंडिया का आज एक लिमिटेड रोल है इन रीजन्स में, और मिलिट्री स्ट्रेटजीज़ में भी इंडिया का कोई कदम अच्छा नहीं है आज की डेट में। इंडो पैसिफिक रीजन में इंडिया की आज परफॉर्मेंस बहुत कम है, इंडो पैसिफिक में जितनी होनी चाहिए थी उतनी है नहीं है। आज इंडिया द्वारा इंडो पैसिफिक में मेंबर्स बनना ऐसा लग रहा है कि इंडिया आज USA का स्ट्रेटजिक अलायंस बन रहा है, जो इंडो पैसिफिक रीजन का एक एलाइज है, क्योंकि आज इंडिया द्वारा भी मिलिट्री अलायंसेस ही बनाया जा रहा है USA और उसके एलाइज के साथ में। अंत में बोला जाता है कि आज इंडिया द्वारा पार्टिसिपेशन करना जिस पर एक विचारधारा करनी चाहिए सेंटर को, जो इंडिया पहले नॉन अलाइनमेंट था, आज स्ट्रेटजिक ऑटोनॉमी थिंकर बन गया है, जहाँ पर आज इंडिया के कुछ सेट्स बदले हैं आइडियाज़ को लेके, बिलीफ में लेके इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में। आज इंडिया की फॉरेन पॉलिसी पर एक ऑडिटिंग हो, क्योंकि आज इंडिया द्वारा अलायंसेस का हिस्सा बनना जिससे चेंजेस आएगा इंटरनेशनल पॉलिटिकल्स में इंडिया पर। आज इंडिया को इन सब बातों पर एक विचार हो, सोच समझकर किसी स्ट्रेटेजिक डायलॉग को एक्सेप्टेड किया जाए। तो गाइस, हमारा जो नेक्स्ट आर्टिकल है उसका नाम है रियल एस्टेट। इस आर्टिकल का कंटेंट है कि आज जम्मू एंड कश्मीर के लैंड लॉस में रिफॉर्म किए गए हैं, जिससे सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा अब वहाँ पर किसी भी पर्सन द्वारा एक लैंड को ख़रीदा जा सकता है, चाहे वो पर्सन उस यूनियन टेरिटरी का परमानेंट रेजिडेंट हो या ना हो। क्योंकि जम्मू कश्मीर में इससे पहले वहाँ पर सिर्फ परमानेंट रेजिडेंट को ही इजाज़त थी, कोई बाहरी पर्सन वहाँ पर एक लैंड को परचेज़ नहीं कर सकता था आर्टिकल 370 के तहत। लेकिन अभी इस स्पेशल आर्टिकल 370 को हटाने व लैंड लॉस में चेंजेस करने से अब जम्मू एंड कश्मीर में इंडस्ट्रियल पॉलिसी को अच्छे से लार्ज स्केल पर इम्प्लीमेंटेड किया जा सके, क्योंकि पहले इंडस्ट्रियल पॉलिसीज़ बहुत लिमिटेड थी इन्वेस्टर्स के लिए। आज सारे रेस्ट्रिक्शन हटा दिए गए हैं लैंड पर से,
लेकिन अभी भी कुछ जगहों पर रेस्ट्रिक्शन लगाए जाएंगे, जैसे कि एग्रीकल्चर लैंड को नॉन एग्रीकल्चर पर इस्तेमाल में लाना, जिसके लिए उस डिस्ट्रिक्ट के डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर द्वारा ही परमिशन दी जा सकेगी अगर किसी एग्रीकल्चर लैंड पर इंडस्ट्रीज़ फैक्ट्रीज़ को सेटअप किया जाता है तो। आज सेंटर द्वारा लैंड लॉस में बदलाव लाए गए जो जम्मू एंड कश्मीर की इकॉनमी को ग्रो करने में मदद करेंगे, लेकिन सेंटर द्वारा एक कंसलेशन करना चाहिए था वहाँ रह रहे लोगों के साथ में, क्योंकि वे रेजिडेंट इस लैंड लॉ को इम्प्लीमेंट नहीं चाहते, क्योंकि जम्मू एंड कश्मीर और लद्दाख में इन तीनों रीजन्स में ही ज़्यादा एक अपोजिशनता दिखाई जा रही है नॉन रेजिडेंट्स के लिए, लैंड लॉस के लिए वहाँ के रेजिडेंट्स द्वारा और पॉलिटिकल पार्टीज़ द्वारा भी इस लॉ को अपोज किया जा रहा है। आगे बोला जाता है कि लैंड लॉस में चेंज करने से पर्सन नॉन रेजिडेंट का वहाँ पर मूव करना स्टार्ट होगा, नेशनल मार्केट बनाई जाएंगी, इससे डेवलपमेंट होगी, लेकिन जिससे वहाँ पर रह रहे परमानेंट रेजिडेंट्स के साथ में एक एक्सप्लॉयटेशन भी हो सकता है वहाँ की पॉपुलेशन में, क्योंकि आज भारत में बहुत सी स्टेट्स में जहाँ पर लैंड को ट्रांसफ़र और उस लैंड की ऑनरशिप को रेगुलेट करने के लिए प्रोविज़न जो आर्टिकल 371 के तहत आते हैं, जिससे वहाँ के रह रहे लोकल पीपल एक सेफगार्ड होता है उनके सभी इश्यूज़ जैसे कि लैंग्वेज, डेमोग्राफिक, एथनिसिटी, लैंड और जॉब्स को सेव किया जाता है वहाँ के रह रहे लोकल पॉपुलेशंस के लिए। सेंटर द्वारा इन सब इश्यूज़ पर ध्यान देना चाहिए। जम्मू एंड कश्मीर में लैंड लॉस में बदलाव लाते समय आज बिना कंसलेशन से बहुत बड़ी वहाँ की लार्ज पॉपुलेशन को सफ़र करना पड़ेगा। 2019 में जम्मू एंड कश्मीर से आर्टिकल 370 हटाकर इसे यूनियन टेरिटरी बनाया गया, जिसके बाद भी अभी तक वहाँ पर और वहाँ रह रहे लोकल पर्सन पर कोई भी डेवलपमेंट नहीं हुई है अभी तक अच्छे से। आज भी वहाँ की सिचुएशन उतनी ही ख़राब है जितनी पहले थी, क्योंकि आज गवर्नमेंट द्वारा पॉलिटिकल सिविल सोसाइटी एक्टिविटीज़ पर लोगों के हित के लिए डिसीजन जल्दबाजी में लिए जा रहे हैं। सेंटर द्वारा खुद से डिसीजन लेना क्रूरता से, जिससे जम्मू एंड कश्मीर को यूनियन टेरिटरी बनाने से भी कुछ हासिल नहीं किया जा सकता अभी वहाँ पर। अंत में बोला जाता है कि ऐसे लॉस रिफॉर्म का कोई बेनिफिट ही नहीं होगा जब तक वहाँ पर उन लॉस को वॉलेट किया जाता है, क्योंकि सेंटर द्वारा जो भी पॉलिसीज़, रूल्स, लॉस को बनाया गया है एक पॉलिटिकल प्रोसेस द्वारा बनाया जाए, जिससे वहाँ की लोकल पॉपुलेशन शामिल हो, जिससे ग्रोथ हो और डेवलपमेंट की जा सके। तो गाइस ये था आज का हमारा द हिंदू अनाउंसमेंट एंड आई विश कि आपको समझ आया होगा। अगर आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को जल्दी से लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें, एंड प्लीज़ गाइस इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू वेरी मच।